नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2। हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी गई है। देखिए, लेसन नंबर 2 का जो अपना लेसन नंबर 2 है वो है नर एवं मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। अब आपको यही जानने की उत्सुकता होगी कि ये नर और मादा युग्मोद्भिद क्या होता है। नर और मादा युग्मोद्भिद की अगर हम बात करें तो वैसे ये हम आगे पढ़ेंगे तब आपको भली भांति इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि नर युग्मोद्भिद होता है परागकण, जिसका आपने नाम सुना ही है, और मादा युग्मोद्भिद होता है जो आपने 11वीं क्लास में कुछ जानकारी ली है इसके बारे में। मादा युग्मोद्भिद होता है भ्रूण कोश, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा जो लेसन नंबर 2 में पहला बिंदु है वह है नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास को पढ़ने से पहले हमें पुंकेसर के बारे में जानना होगा। जैसा कि आपको मालूम है, जो पुंकेसर है वह नर जननांग होता है। पुष्प का क्या होता है? नर जननांग। अगर हम एक पुंकेसर की संरचना को देखें, यदि एक पुंकेसर की संरचना को देखा जाए तो इसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक तो होता है इसमें परागकोश, एक होता है योजी, एक होता है पुतंतु। पुतंतु क्या है? एक डंठनुमा संरचना है जिसका एक सिरा पुष्पासन से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा परागकोश से जुड़ा होता है। परागकोश और पुतंतु के संधि स्थल पर योजी नामक संरचना पाई जाती है। परागकोश क्या है? पुतंतु के दूरस्थ सिरे पर लगी रचना क्या कहलाती है? परागकोश, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसी परागकोश में हम पढ़ेंगे कि किसका निर्माण होता है? पराग कणों का। अब देखिए आगे कि जो ये परागकोश है इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो अक्सर परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए वो क्या है कि एक परागकोश की यदि हम रचना देखें, तो परागकोश एक द्विपालित संरचना है। कैसी संरचना है? द्विपालित, अर्थात यह 2 पालियों में बटा होता है। देखिए, एक पाली और ये दूसरी पाली। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है कि परागकोश आवर्तबीजी पादपों का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि आवर्तबीजी पादपों का परागकोश कैसा होता है। तो आवर्तबीजी पादपों का परागकोश द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित। फिर देखिए आगे एक प्रश्न और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यदि हम इस द्विपालित परागकोश की टीएस काटें, द्विपालित परागकोश की यदि हम टीएस काटें तो प्रत्येक पाली में, देखिए ये परागकोश की टीएस है, परागकोश की टीएस आप देखेंगे कि प्रत्येक पाली में 1 2 1 2, तो टोटल एक द्विपालित परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियाँ हो गई? 4। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक द्विपालित परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। तो आपका उत्तर होगा 4 लघु बीजाणुधानियाँ एक द्विपालित परागकोश में पाई जाती हैं। हालांकि इसका अपवाद है, मालवेसी कुल के जो पादप हैं उनमें एक पालित परागकोश पाया जाता है, अर्थात उसमें एक ही पाली पाई जाती है, जो आपको याद रखना है। फिर देखिए, यह है एक द्विपालित परागकोश की रचना जिसमें आपको ये 4 लघु बीजाणुधानियाँ दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 और 4। आगे हम पढ़ेंगे इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में किनका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का। और यही लघु बीजाणु आगे चलकर क्या कहलाते हैं? परागकण। और यही परागकण नर युग्मोद्भिद के रूप में जाना जाता है। अब देखिए आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चैप्टर में इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट आदि परीक्षाओं के लिए जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो, एक द्विपालित परागकोश की संरचना। देखिए ये आपके सामने है एक द्विपालित परागकोश की टीएस। एक द्विपालित परागकोश की अगर हम संरचना देखें तो इसमें 2 रचनाएं होती हैं मुख्य रूप से, एक तो भित्ति और एक है बीजाणुजन्य ऊतक।
तो देखिए भित्तियों के अंदर 4 प्रकार की भित्तियाँ पाई जाती हैं। एक द्विपादित पराकोष में 4 प्रकार की भित्तियाँ पाई जाती हैं। पहली भित्ति है एपिडर्मिस, दूसरी है एंडोथीसियम, तीसरी है मध्य परत और चौथी और सबसे आंतरिक है टेपिटम। तो देखिए सबसे बाहरी परत जो पराकोष की होती है वह एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहरी और एक स्तरीय मोटी होती है। इसका कार्य है पराकोष को क्या देना, सुरक्षा देना। फिर देखिए दूसरी परत जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एंडोथीसियम है, यह एक स्तरीय मोटी होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि कोशिकाओं के आधार पर एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं उनके आधार पर एल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। किसका जमाव होता है, एल्फा सेल्यूलोज का, जो आर्द्रताग्राही होता है। कैसा होता है, आर्द्रताग्राही रसायन होता है। आगे देखिए स्टोमियम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंडोथीसियम की वे कोशिकाएं जिनमें एल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं होता। एंडोथीसियम की वे कोशिकाएं जिनमें एल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं होता, उन स्थानों को कहते हैं स्टोमियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्फा सेल्यूलोज का जमाव जिन कोशिकाओं में नहीं होगा उन कोशिकाओं को कहते हैं स्टोमियम। इन्हीं स्थानों से पराकोष परागकणों के बनने के बाद स्फुटित होता है, फटता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है पराकोष का स्फुटन किन स्थानों से होता है, तो उसका उत्तर होगा स्टोमियम। फिर देखिए तीसरी परत है मध्य परत। मध्य परत ये 3 या 4 परतों से बनी होती है। फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण परत है टेपिटम। पराकोष की पहला क्वेश्चन तो यही आता है, पराकोष की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, टेपिटम है। सबसे आंतरिक परत होती है पराकोष की टेपिटम। फिर देखिए आगे जो टेपिटम है ये 2 प्रकार की होती है। टेपिटम 2 प्रकार की होती है, एक तो अमीबीय टेपिटम, दूसरी है स्रावी टेपिटम। देखिए टेपिटम के जो कार्य हैं उनको आप पहले देखिए क्या है, उसके बाद में आते हैं प्रकारों पर। जो टेपिटम के कार्य हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। टेपिटम का जो पहला कार्य है वह है विकसित या वृद्धि करते हुए परागकणों को पोषण देना। विकसित या वृद्धि करते हुए परागकणों को पोषण देने का काम कौन करती है, टेपिटम। फिर देखिए दूसरा कार्य है टेपिटम द्वारा एक रसायन का निर्माण किया जाता है, स्राव किया जाता है, जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। यह स्पोरोपोलिन होता है, ये परागकणों की बाह्य भित्ति का क्या करता है, निर्माण। होता क्या है, परागकण पर 2 भित्तियाँ पाई जाती हैं। परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है जिसे हम एक्जाइन कहते हैं, उसका निर्माण किससे होता है, स्पोरोपोलिन। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी इसके बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे कि स्पोरोपोलिन है, इसका स्राव किसके द्वारा किया जाता है, टेपिटम, जो परागकणों की बाह्य भित्ति का निर्माण करता है। फिर देखिए अगला है टेपिटम का कार्य, ये कीट परागित पुष्पों में चिपचिपा पदार्थ स्राव करता है। तेलीय पदार्थ का क्या करता है, स्राव। जो टेपिटम होती है कीट परागित पुष्पों में तेलीय पदार्थ का क्या करती है, स्राव, जिससे परागकण चिपचिपे होते हैं। और ऐसे परागकण जो चिपचिपे होते हैं वो आसानी से कीटों के चिपक जाते हैं, जिससे ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कीटों द्वारा ले जाकर परागण करवाया जाता है। अब देखिए हम आते हैं टेपिटम के वापस प्रकार पर। जैसा कि अभी में हमने पढ़ा कि टेपिटम होती है ये परागकणों को पोषण देती है। तो ऐसी टेपिटम जो परागकणों को अमीबीय गति द्वारा पोषण देती है, ऐसी टेपिटम जो अमीबीय गति द्वारा परागकणों को पोषण देती हैं उन्हें हम कहते हैं अमीबीय टेपिटम। फिर देखिए दूसरी है स्रावी टेपिटम। अधिकतर पौधों में स्रावी टेपिटम पाई जाती है। स्रावी टेपिटम क्या है, ऐसी टेपिटम जो परागकणों को पोषण स्राव द्वारा प्रदान करती है। किसके द्वारा, स्राव द्वारा प्रदान करती है, उसे कहा जाता है स्रावी टेपिटम। तो अधिकतर पादपों में इसी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि जो ये
हमने पढ़ा कि जो पुंकेसर है, नर युग्मोद्भिद का विकास पढ़ने से पहले देखो हमने पढ़ा कि पुंकेसर है ये नर जननांग होता है, और एक अगर हम पुंकेसर की रचना देखें तो उसमें 3 रचनाएं होती है, पूतंतु, योजी, पराकोश। पराकोश एक द्विपाली संरचना है, 2 पाली में व्यक्त होता है। एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। इस प्रकार एक द्विपालित पराकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में आगे चलकर किनका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए ये है लघु बीजाणु। फिर आगे अपना जो है वह है पराकोश की संरचना। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि आपको पराकोश की संरचना पूछे तब भी आपको इसी के बारे में वर्णन करना है, और यदि आपको लघु बीजाणु धानी की संरचना पूछे तो आपको इसी के बारे में वर्णन करना है। तो ये दोनों एक ही हैं। तो ये वाला भाग है जैसे लघु बीजाणु धानी, और ये पूरा भाग है परागकोश। तो एक परागकोश की संरचना में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक तो भित्ति और एक है बीजाणुजन्य ऊतक। तो पहली भित्ति है, इसमें एपिडर्मिस सबसे बाहरी, एंडोथीसियम एक स्तरीय जिसमें कोशिकाओं में एल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। वे कोशिकाएं जिनमें एल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता उन्हें स्टोमियम कहते हैं। इन्हीं स्थानों से परागकोश का स्फुटन होता है। फिर है मध्य परत, फिर है टेपिटम, सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये सबसे आंतरिक परत होती है, ये भी क्वेश्चन है। टेपिटम 2 प्रकार की होती है पोषण देने के आधार पर। अमीबीय टेपिटम जो अमीबीय गति द्वारा परागकणों को पोषण देती है। स्रावी टेपिटम जो परागकणों को स्राव द्वारा पोषण देती है। फिर देखिए हमने पढ़ा टेपिटम के कार्य। जो टेपिटम है वो परागकणों को पोषण देती है, कीट परागित पुष्पों में तेलीय पदार्थ का स्राव करती है, और परागकणों की बाह्य भित्ति बनाने के लिए स्पोरोपोलिन का क्या करती है? स्राव। अब देखिए दूसरा भाग है परागकोश का बीजाणुजन्य ऊतक। होता क्या है? टेपिटम के अंदर की तरफ सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजाणुजन्य ऊतक। टेपिटम के भीतर की तरफ सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजाणुजन्य ऊतक। यही बीजाणुजन्य ऊतक है आगे अर्धसूत्रीय विभाजन करके किनका निर्माण करते हैं? परागकण, और इन्हीं परागकणों को पोषण देती है टेपिटम। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सोचना है कि यदि परागकणों के विकास से पूर्व ही टेपिटम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? इसका आपको उत्तर बताना है। अब देखिए यूबिस काय क्या होता है? टेपिटम द्वारा एक वसीय पदार्थ का स्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोयूबिस काय। मतलब ये छोटी छोटी थैली नुमा रचनाएं होती हैं जो वसीय पदार्थ की बनी होती हैं, और इन्हीं यूबिस काय में जब स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो जाता है तब उन्हें हम क्या कहते हैं? यूबिस काय, जो परागकणों की बाह्य भित्ति के निर्माण में काम आता है। तो इस प्रकार आज हमने परागकोश की आंतरिक संरचना, टेपिटम के कार्य आदि पढ़े। कल हम आगे का जो भी बिंदु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।